Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम क्या करेंगे, क्या लिखा है, सबको दिख रहा है, सबको विजिबल है ना कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होने वाला है, पर ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। लंबा चैप्टर है तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 में हम इसको एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए चलेंगे। चैप्टर क्या है भाई, हमारा राजा महाराजा और उनके राजपाट, किंगडम्स। किंगडम्स हिंदी में नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश की बात करेंगे, किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, क्या करने, इससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, जो कि बहुत जरूरी है, मेरे को मोटिवेशन देता है, और कमेंट करके बता देना है कि आप रेडी हैं। साथ में आपको क्या करना है, शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स को कि सेशन 1 कंप्लीट चैप्टर, मतलब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो है स्टार्ट हो रहा है, पार्ट फर्स्ट। स्टार्ट करें, बिना टाइम वेस्ट करें। लाइक कर दिया सबने, अपनी जिम्मेदारी सबने निभा दी। चलो अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, और बीच बीच में अगर जिसने नहीं किया है तो उसको भी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते रहेंगे, नो इशू। देखिए, मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। बहुत सी डायनेस्टीज भाई 7वीं शताब्दी के बाद इमर्ज होने लग गई। हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या है हमारा, किंग्स एंड किंगडम्स हमारा चैप्टर है। तो बहुत सी नई डायनेस्टीज जो है इमर्ज होने लग गई 7th सेंचुरी में। द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। मेजर कौन सी थी, मतलब कहां से कहां तक थी, मेजर थी आपकी 7th से हुई थी 12th सेंचुरी। जो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थी, जो ज्यादा जिनका अच्छा रोल था, मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थी सब कॉन्टिनेंट की, वो बिटवीन 7th से 12th सेंचुरी के बीच में उठकर आई थी, इमर्ज हुई थी। अभी ये मैप है, इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी डायनेस्टीज, तो हमें समझ में आएगा। ये रेफरेंस के आपके बुक में भी दी है, आप देख के समझ सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। मेजर किंगडम्स 7th एंड 12th सेंचुरी, मतलब 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में जो रहे मेजर किंगडम्स, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो फेमस ज्यादातर हम सुनते रहते, चाहमानस, मतलब चौहान्स, इनको चाहमानस भी बोलते हैं, चौहान्स। देन गुर्जर प्रतिहार्स, इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। देन ये कन्नौज की भी इंपॉर्टेंट बड़ी डायनेस्टी है। परमार्स हो गए, चंडेलास हो गए, है ना, पालास हो गए यहाँ के, ये एक मिनट, पालास हो गए, ठीक है। और कौन सी, ये राष्ट्रकूटा हो गए, चोल, बड़ा ही फेमस साम्राज्य, चेरा, पांड्यास। तो ये सब क्या है, ये चालुक्यास, ये सब क्या है, ये बड़े बड़े ही फेमस अच्छे बड़े बड़े इमर्जिंग जो थे एम्पायर्स थे। कब अपने हुए थे, 7th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में, ये लिखा है ना 7th से 12th सेंचुरी के बीच में, ये हमने देखा। चलो अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे कैसे चीजें इमर्ज हुई, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चले स्टार्ट करें। ओके, By the 7th centuries, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. टॉपिक क्या है हमारा, जो टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ, भाई किन का इमर्जेंस, नई नई डायनेस्टीज का, इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नई नई डायनेस्टीज जब इमर्ज हुई, बनी, ठीक है। तो बाय द 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 7th है, एक मिनट, बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, मतलब अलग अलग सबकॉन्टिनेंट, मतलब सबकॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन पे क्या कहते हैं भाई, कोई वॉरियर चीफ था, है ना, मतलब जो मिलिट्री का चीफ हो गया, राजा मतलब जो उसमें हो जाते हैं ना कि जो वॉर वगैरह करते, सेना का चीफ हो गया वो, है ना, अच्छे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या थे, ये सबकॉन्टिनेंट में सब जगह हमें मिलेंगे। चलिए ठीक है, मिले, ओके। Existing kings often acknowledge them as their subordinates or सामंत। एग्जिस्टिंग किंग जो रहते थे, किंग जो थे, वो इन्हें क्या बोलते थे, इन्हें क्या करके बुलाते थे भाई, इनको, किनको, ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स को, वॉरियर चीफ को अपने सबऑर्डिनेट और सामंत कह के बुलाते थे। ये जो वॉरियर चीफ थे, जो लैंडलॉर्ड थे बड़े बड़े, ये किनके सबऑर्डिनेट थे, ये जो राजा महाराजा रूल कर रहे थे उनके अंडर ये काम कर रहे थे। इनको क्या कहा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको कहा जाता था सबऑर्डिनेट्स और सामंत, ओके। देन they were expected to bring gifts for their kings or overlords। इनसे ये मतलब क्या करते थे, क्या काम करते थे, जैसे अपने जो राजा महाराजा के लिए क्या ले आए, गिफ्ट्स ले आए, है ना, और क्या ले आए, कुछ भी ऐसे गिफ्ट या कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें किसके लिए, अपने राजा
किंग और ओवरलॉर्ड्स। ओवरलॉर्ड्स मतलब जिनके अंतर्गत ये इनका जो जिनके अंडर ये लोग हैं, जिनके अंडर ये लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए अपने राजा महाराजा को, ओवरलॉर्ड्स या किंग के लिए क्या लाते थे? अच्छे अच्छे गिफ्ट, तोहफे उपहार लाते थे। क्यों? क्योंकि ये जो राजा महाराजा रूल कर रहे थे उनके अंडर ही सबॉर्डिनेट थे, सामंत थे। कौन थे ये पहले? मतलब ये क्या काम करते थे? वॉरियर चीफ हो गए या अच्छे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए। चलिए अच्छी बात है। देन be present at their courts and provide them with military support। और क्या रहते थे? इनके कोर्ट रूम में प्रेजेंट रहते थे, मतलब कुछ भी न्याय से रिलेटेड चीज हो गई, जो भी इनके सभा में जो भी काम हो रहे हैं उसमें भी क्या करके चलते थे? साथ में रहते थे और उनको मिलिट्री सपोर्ट के, इनको राजा महाराजा को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंडर ये सामंत थे, सबॉर्डिनेट थे। इतना आया समझ में? क्या आया? हम पढ़ रहे इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। न्यू डायनेस्टी का इमर्ज हुआ। कैसे हुई इमर्ज? जैसे भाई राजा महाराजा के अंडर सामंत आए। सामंत कौन थे? सामंत वो थे जो अच्छे वॉरियर चीफ हो गए, जो क्या हो गए? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए। वो राजा महाराजा के अंदर क्या करते थे? अंडर काम करते थे। उनको कभी कभी तोहफे गिफ्ट वगैरह देते थे, है ना, और कोर्ट रूम हो गया या मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। किसको? राजा महाराजा को। आया समझ में? इतना आगे बढ़ते हैं। चलिए, as Samants gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamant, Mahamandeleshwara, the great of lord of a circle or region, and so on। जब क्या हुआ? ये सामंत को क्या मिली? ये सामंत ने जब पावर गेन करी और वेल्थ, मतलब इनके पास पावर आ गई, वेल्थ आ गई, धीरे धीरे क्या कमाई होती है, आप इमर्ज होते हो, धीरे धीरे बड़े बनते हो। आप आगे बढ़ने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए, अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए तो काम करते हो। आप ऑलरेडी अगर बड़े लैंडलॉर्ड हो, वॉरियर चीफ हो, तो अब आपके पास और वैसे ही पावर वेल्थ तो ठीक थी, बट धीरे धीरे आप राजा के अंडर काम कर करके, सीख के, चीजों को जान जान के आपने क्या बन गई? आपके पास पावर आ गई, आपके पास वेल्थ आ गई। किनके पास? ये सामंत के पास। सामंत कौन थे? जो लैंडलॉर्ड वॉरियर चीफ हो गए, जो राजा के अंतर्गत सबॉर्डिनेट थे। ठीक है, अब इनके पास जब पावर और वेल्थ आ गई, अगर आपके पास पावर आ जाए, पैसा आ जाए, तो आप खुद को एक प्राउड उसमें फील में देखते हो ना कि मैं हूं, मैं ही हूं जो हूं, मैं अब अपना अलग करूंगा, मैं जो हूं अलग रहूंगा, जो भी इस टाइप की आपको फील आती है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर दिया? दे डिक्लेयर देमसेल्फ, भाई इन्होंने खुद को महासामंत और महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर दिया। महा की उपाधि खुद में लगा दी कि हम महान हो गए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास पावर आ गई, हमारे पास पैसा आ गया। चलिए, महासामंत और महामंडलेश्वर के नाम से खुद को बोलने लग गए। महामंडलेश्वर मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, मतलब जो सर्कल और रीजन उस एरिया के भाई लॉर्ड, वहां के देवता, भगवान जैसे कह लीजिए। एंड सो ऑन, मतलब इस टाइप की खुद के लिए अलग अलग उपाधि, अलग अलग नए नए नाम खुद के लिए डिक्लेयर कर दी। किन ने? सामंत ने। सामंत से महासामंत, महामंडलेश्वर हो गए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उनको लग रहा है कि हम इस लेवल के बन गए हैं तो अपने लिए नाम दे रहे हैं। इट्स गुड, वेरी गुड। कौन नहीं चाहता भाई अपने आप को अच्छा नाम देना, अपने आप के लिए अच्छी उपाधि यूज करना? एवरीवन वांट्स इट। ठीक है, Sometimes they asserted their independence from their overlords। कभी कभी भाई क्या था, ये भी हुआ था कि उन्होंने जो अपनी इंडिपेंडेंस थी किससे ले ली थी? किससे? मतलब अपनी इंडिपेंडेंस अलग कर ली थी कि भाई अब हम जो है अपनी जो आज़ादी, मतलब इंडिपेंडेंस ले ली थी राजा महाराजा से, जिनके अंडर ही सबॉर्डिनेट थे। किन के अंडर थे? जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे उनके अंडर ही सामंत थे, सबॉर्डिनेट थे। तो जब इनके पास पावर वेल्थ था, इन्होंने खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर बोलने लग गए। तो ये क्या करने लगे? अपनी इंडिपेंडेंस चाहने लग गए, मतलब कि अब मुझे चाहिए आज़ादी, इंडिपेंडेंट रहूंगा, इंडिपेंडेंट फॉर्म मेरा रहेगा। ऐसा कौन चाह रखने लग गए? भाई ये राजा महाराज, मतलब ये सबॉर्डिनेट। अब पावर आ गई तो क्या चाहने लगे? भाई इंडिपेंडेंट। जैसे आप हैं, आप थोड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा अब तो मैं 11th में आ गया हूँ, मैं 12th में आ गया हूँ, तो मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ, मैं खुद से पढ़ने लग गया हूँ, तो क्या करूंगा? मेरे को मेरा रूम दे दो, मुझे आप लोगों के साथ नहीं सोना, आप लोगों के साथ नहीं, मतलब आपके रूम में नहीं, मुझे अपना रूम चाहिए। तो जैसे ऐसे धीरे धीरे आप मानते हो। इवन आप ये भी देखते हो, जो भी आप, जैसे आपके बड़े भाई बहन है, आपने देखे होंगे कजन्स और भी, कि क्या करते हैं आसपास में नेबरहुड में, भैया दीदी जॉब लग जाती है तो अपने लिए अलग गाड़ी ले ली, अपने लिए अच्छे अच्छे फोन ले ली, अलग रहने लग गए। तो क्यों? पावर वेल्थ आ जाती है कि अब मैं अपना अलग, अब मैं मम्मी पापा के साथ नहीं, मैं अपना अलग रहूंगा। तो ऐसे ही भाई मैं भी राजा महाराजा के साथ नहीं, मुझे चाहिए मेरी आजादी, क्योंकि मेरे पास पावर और वेल्थ आ गई। कौन ऐसा करते थे? सामंत, जिन्होंने खुद को महासामंत भी कहने लग गए थे। इतना आया कि नहीं आया समझ में? आया ना? चलिए, One such instance was that of the Rashtrakutas in Deccan। डेक्कन की बात करें तो ऐसा इंस्टेंस, अगर ऐसा वाक्य हम कहाँ लेके चले, हमने ऐसा एग्जाम्पल हम राष्ट्रकूटा का लेके चलते, राष्ट्रकूटा का लेके चलते जो डेक्कन में था। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। पहले जो राष्ट्रकूटा चीफ थे
ये क्या थे, अपने किनके अंडर काम करते थे, किनके अंडर सबऑर्डिनेट और सामंत थे, चालुक्य साम्राज्य जो कर्नाटका में था उनके अंडर ये सबऑर्डिनेट थे। कौन, किसकी बात हो रही है, राष्ट्रकूटा की। क्या थे, सबऑर्डिनेट, किसके, चालुक्य के, ठीक है, ओके। In the mid-8th century, Dantidurg, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed the ritual called Hiranyagarbha, मतलब literally the golden worm। क्या कहेंगे इसको, हिरण्यगर्भा को, गोल्डन वॉर्म। अब देखो इन्होंने क्या करा, मिड एट्थ में 8th सेंचुरी है ये, मतलब मध्य 8वीं शताब्दी के बीच में, मतलब मिड चल रहा होगा 8th सेंचुरी में, दंतीदुर्ग ने क्या किया भाई, जो दंतीदुर्ग पहले सामंत थे, सबऑर्डिनेट थे, किसके, चालुक्य साम्राज्य के सबऑर्डिनेट थे। अब धीरे धीरे वेल्थ आती है, पावर आती है, तो मैं महा बनूंगा, मैं अपनी इंडिपेंडेंस चाहूंगा, तो सेम इन्होंने वही करा। ये राष्ट्रकूटा के चीफ बने तो उन्होंने क्या करा भाई, चालुक्य ओवरलॉर्ड जो उनके राजा महाराजा थे, जिनके अंडर काम करते थे, उनको ओवरथ्रू, मतलब अब उनको अपना जो उनसे हट गए, अपनी आजादी कर ली कि भाई अब मैं आपके अंडर काम नहीं करूंगा, उनको हटा दिया, उनको मानने से हटा दिया कि भाई मैं अब आपको अपना वो नहीं मानूंगा, हेड नहीं मानूंगा, राजा महाराजा नहीं मानूंगा, अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंस। जैसे आप बोलते हो ना, आप कमाने लग जाते हो, आप क्या करते हो, अलग घर ले लिया है ना, फोन ले लिया, अच्छे अच्छे आईफोन वगैरह, फटाफट, सबसे पहले तो आजकल लोग आईफोन लेते हैं, अच्छी बाइक या कार ले ली, ठीक है। तो ऐसे ही भाई अब मेरे पास पावर और वेल्थ है, तो मैं अलग अपनी इंडिपेंडेंस चाह ली। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, इंडिपेंडेंस तो चाली, तो इन्होंने क्या करा भाई, एक परफॉर्म करा रिचुअल, एक कुछ रिचुअल परफॉर्म करा। वो रिचुअल क्या था, वो रिचुअल था हिरण्यगर्भा का। अब ये क्या है, गर्भ मतलब वॉर्म बोलते ना, कोक बोलते हैं गर्भ, तो भाई उसकी एक रिचुअल उन्होंने परफॉर्म करी। किसने परफॉर्म करी, राष्ट्रकूटा नहीं सॉरी, दंतीदुर्ग ने, जो राष्ट्रकूटा के चीफ थे। ये क्यों किया, When this ritual was performed with the help of Brahmins, ये रिचुअल किसके हेल्प से परफॉर्म हुई, अगर कोई भी पूजा अर्चना का काम हो रहा है, पूजा विधि का काम हो रहा है, कुछ भी टाइप का, कौन करेगा, पंडित ही तो करेंगे, तो अंडरस्टूड है, ये तो कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कई बार एमसीक्यूज हमने सॉल्व करा, उसमें भी आया है ना, तो क्या था भाई, ये जो रिचुअल परफॉर्म होगी, ये किसकी हेल्प से हुई, ब्राह्मण्स की हेल्प से। पूजा वगैरह का काम कौन करेंगे भाई, ब्राह्मण्स ही करेंगे, चलिए ठीक है। इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। अभी क्या हुआ, ये ऐसा माना गया कि भाई रीबर्थ हुआ है, एक पुनर्जन्म, रीबर्थ, दोबारा से बर्थ लिया है, किसने भाई, एक क्षत्रिय ने। क्यों, क्योंकि भाई ये बर्थ से जो हमारे जो भाई दंतीदुर्ग जी थे, वो बर्थ से क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रिय का क्या काम होता था भाई, लोगों की रक्षा करना, किंग जो एम्पायर सेटअप करना, ये काम क्षत्रिय का रहता था, वार वगैरह लड़ना। तो ये क्षत्रिय नहीं थे, तो इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म करी हिरण्यगर्भा गोल्डन वॉर्म की, और उन्हें लगा कि अब मेरा रीबर्थ हुआ है, अब मैं भी क्षत्रिय हूँ, सेक्रीफाइजर हूँ, तो मैं भी अपना राज एक अलग बनाऊंगा। तो उन्होंने कौन सा बनाया था, राष्ट्रकूटा बनाया था। पहले किसके अंडर थे, चालुक्य साम्राज्य के अंडर थे। इतना आया समझ में। हमने क्या देखा कि कैसे ये इमर्ज हुए, कहाँ, ये पहले वॉरियर चीफ थे, लैंडलॉर्ड होंगे, जो भी होंगे, सबऑर्डिनेट थे चालुक्य साम्राज्य के, फिर उन्हें चाहिए अपनी इंडिपेंडेंस। क्यों, क्योंकि इनके पास आ जाती थी पावर और वेल्थ, चाहेंगे मेरा अलग किंगडम। तो इन्होंने भाई रिचुअल परफॉर्म करा कि मुझे क्षत्रिय फॉर्म में आना है, ठीक है। और क्या करा भाई, इन्होंने अपना जो है राष्ट्रकूटा राज्य बना लिया। इतना आया नहीं आया समझ में। ये एक पेंटिंग है, इस टाइप का स्कल्पचर है, देखते हैं क्या है। वॉल रिलीफ है ये, फ्रॉम केव 15 एलोरा की केव की। भाई एलोरा, हमने अजंता एलोरा बहुत ही फेमस केव्स है ना, गुफाएं बोलते हैं। तो उस टाइप की क्या है, ये वॉल रिलीफ है। क्या दिखा रही है, शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मेल लॉयन, इट इज अ मेन लॉयन वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड। मतलब मैन लॉयन, मतलब हम देख रहे थे मैन की बॉडी है और फेस लॉयन का है। नरसिम्हा अवतार आपने देखा होगा, विष्णु भगवान ने लिया था इस टाइप का लॉयन, मतलब शेर का ऐसा फेस और बॉडी इंसान की, ठीक है। प्रहलाद का अगर स्टोरी याद है, कैसे उसने फाड़ा था उसको, उन्होंने क्या करा था भाई, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, ना घर के अंदर मरेगा, इस टाइप का उनको कुछ वो दिया था, है ना कोई तेरे को औरत मार सकता है, ना आदमी, ना जानवर, इस टाइप का कुछ वो दिया था। तो भाई नरसिम्हा अवतार विष्णु जी ने लिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जरूर देखना, बड़ा मजा आएगा। देखा भी होगा, याद आ भी गया होगा किसी किसी को। तो भाई इस टाइप की जो पेंटिंग है, ये मतलब वॉल रिलीफ है, किसके टाइम का वर्क है ये राष्ट्रकूटा के पीरियड के टाइम का। जैसे राजा महाराजा अपने टाइम पे वॉल वगैरह में डिजाइन या कुछ भी ऐसा अच्छा अच्छा काम करवाते थे, तो इस टाइप के उनके राष्ट्रकूटा के पीरियड का ये काम है। इतना आया समझ में। आगे बढ़े और ये नरसिम्हा की स्टोरी कौन कौन देखेगा, बड़ा मजा आएगा देखना आप लोग। चलिए, तो इसी बात पे क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इतना समझ में आ गया है ना, तो अपने लिए आप खुद के लिए एक लाइक कर दीजिए कि हाँ, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे भाई सबऑर्डिनेट के पास पावर आई, सामंत के पास पावर आई, उन्होंने भाई चालुक्य साम्राज्य को हटाया, मतलब उनसे इंडिपेंडेंस ली कि भाई अब मुझे अपना अधिकार चाहिए, मैं अपना अलग राज्य करूंगा। तो रिचुअल परफॉर्म करी हिरण्यगर्भा की, और क्या मान लिया खुद को क्षत्रिय और राष्ट्रकूटा चीफ बन गया। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इन अदर केसेस, अगर कुछ भी अदर केसेस लिए, men from enterprising families use their military skills to carve out kingdom। अब क्या होता था काफी केसेस में men from enterprising family, enterprising मतलब अच्छी भली पढ़ी लिखी कह लीजिए, रिच या अच्छी, जिनका समाज में अच्छा प्रभाव हो, बहुत अच्छी फैमिली से भाई ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ मिलिट्री स्किल्स होगी, तो उन्होंने भाई अपना जो फ्रीडम को, अपने जो है फ्रीडम को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए अपनी जो मिलिट्री स्किल्स यूज करी। किसने? भाई जो अच्छी अच्छी फैमिलीज के लोग थे, भले ही वो क्षत्रिय नहीं थे बट उनके पास मिलिट्री स्किल्स होगी। सबके पास अपनी स्किल होती है, ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेल लेता तो और कोई स्किल ना हो, अगर कोई अच्छा फुटबॉल खेल लेता तो उसके पास कोई स्किल ना हो, अगर कोई इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसकी और कोई स्किल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे इनके पास, भले ही वो अच्छी फैमिली से, उनके पास खुद की एक मिलिट्री स्किल होगी, तो उन्होंने कहाँ यूज करना चाहिए कि भाई हम भी अपना राज्य स्थापित करेंगे। एक इच्छा होती है, एक इच्छा जागी। तो ऐसा एग्जाम्पल हमने जैसे दंतीदुर का देखा था, एक और देखते हैं। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स। क्या थे पहले ये? कौन पहले? ये फर्स्ट है कदम्ब मयूर शर्मन और दूसरे गुर्जर प्रतिहारा के हरिचंद्र। गुर्जर प्रतिहारा के हरिचंद्र फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्या थे पहले ये? भाई पहले ये थे वर ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स से हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक आर्म्स। मतलब पहले ये क्या थे? ये जो हम पढ़े ना, मयूर शर्मन, कदम्ब मयूर शर्मन और हरिचंद्र, ये पहले ब्राह्मण थे। क्या काम था? पूजा पाठ कराना मंदिरों में, या जो भी इनका चीजें रहती होंगी, जैसी जॉब इनका जो भी काम रहता है वो ये लोग करते थे ब्राह्मण से बेसिकली। ठीक है भाई, अच्छी बात। अब इन्होंने क्या करा, इनके पास मिलिट्री स्किल्स होगी, अच्छी इंटरप्राइजिंग जगह से थे और मिलिट्री स्किल्स का यूज करते थे। हमने पढ़ा इनके पास होगी मिलिट्री स्किल्स, ये चाह रहे होंगे हम इसको अच्छे से यूज करें अच्छे तरीके से। तो क्या करा भाई, इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, कौन सा है इनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन? भाई ब्राह्मण से रहे होंगे, तो उन्होंने सोचा कि भाई इनको हटा दे। क्या करें, इनको गिव अप कर दिया, उन्होंने ये चीजें हटा दी और अपने हाथों में हथियार उठा लिए। हथियार उठा लिए मतलब इनकी इच्छा हो गई कि भाई हम भी अपना राज्य वगैरह बनाएंगे, हमारे पास जो मिलिट्री स्किल्स है उसको यूज करेंगे। तो सक्सेसफुली established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively। इतनी मेहनत करते हुए, रिस्क लेते हुए, इनको अपनी स्ट्रेटेजी, अपने स्किल्स को यूज करते हुए इन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। इनके अपने किंगडम सेट हुए, एक का कर्नाटका में किनका? मयूर शर्मन का, कदम्ब मयूर शर्मन का, और राजस्थान में किसका? हरिचंद्र, जो गुर्जर प्रतिहार के थे। इतना आया समझ में? हमने जैसे दंतीदुर का एग्जाम्पल लिया ना, वैसे एग्जाम्पल इनका लिया है, जो दो ब्राह्मण थे इनका समझ के। हरिचंद्र और मयूर शर्मन, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले ब्राह्मण थे भाई, इन्होंने मिलिट्री स्किल्स यूज करी और क्या करा, स्टैब्लिश करा अपना किंगडम कर्नाटका और राजस्थान में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आया ना? आया ये टॉपिक एंड हुआ। कौन सा वाला? इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। लाइक कर दो इसी बात पे। अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। लाइक कर दिया? लाइक करो पहले, फटाफट से लाइक करो, आपको 2 सेकंड है लाइक करने। ठीक है, 2 सेकंड दिए, कर दिया होगा, डेफिनेटली कर दिया होगा। रेडी करें, सेकंड टॉपिक पे आए, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब समझते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। प्रशासन में भाई कैसा वहाँ का काम चल रहा है, उनके गांव, उनके टाउन में कैसी चीज़ें चल रही है, कैसे कमाई हो रही है, रेवेन्यू, टैक्सेस से रिलेटेड, है ना, सभा मीटिंग, मतलब ये सारी जो भी चीज़ें चल रही हैं, काम चल रहा है, उससे रिलेटेड का सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे कैसे होता था किंगडम्स में। चलिए देखते हैं। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। अब जब भाई सामंत लोग पीछे नहीं छूटे, उन्होंने अपने लिए महा लगा ली, तो राजा क्यों पीछे छूटेंगे? वो तो राजा है। उनने भी अपने हाई साउंडिंग टाइटल्स उन्होंने यूज करने लगे। हाई साउंडिंग टाइटल्स जो सुनने बड़े हाई फाई एज इन मतलब रिच, महाराजाधिराज सुन के लग रहा है ना, महाराजाधिराज ये है, ये जो भी नाम ऐसे इतने अच्छे से जो होती है, उनके जो आते हैं अनाउंसमेंट होती है, कितना अच्छा लगता है, फक्र सा महसूस होता है, ऐसा कोई मेरा नाम ले, है ना, इस टाइप का, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या है फिर, क्या क्या इन्होंने अपने लिए हाई साउंडिंग टाइटल्स यूज करे? महाराजाधिराज हो गए, जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, जैसे लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, तो एंड सो ऑन। तो इस टाइप के अपने लिए अच्छे अच्छे जो नाम ये लोग क्या यूज करने लगे। चलिए अच्छी बात है, जब सामंत नहीं छूट रहे तो ये तो राजा महाराजा, ये क्यों पीछे रहेंगे? ये भी तो अपने सबॉर्डिनेट से एक कदम आगे जाएंगे, तो इन्होंने भी अपने लिए अच्छी अच्छी उपाधि यूज करी। इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर पावर विद देयर सामंट्स एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। ये क्या करते थे भाई? क्या है क्लेम्स?
खुद तो मतलब राजा तो है ही, ठीक है, बट ये अपनी जो पावर है किसके साथ शेयर करते हुए चलते थे? सामंत। सामंत कौन? सबॉर्डिनेट। जैसे हमने किसका एग्जांपल देखा था? दंतेदुर्ग का देखा था, सबॉर्डिनेट था ना वो चालुक्य साम्राज्य का, ठीक है। तो इसी टाइप का जैसे सामंत हो गए, इनके अंडर, राजा के अंडर, उनसे अपनी पावर शेयर करते थे, है ना। एसोसिएशन था किनका? पीजेंट का, ट्रेडर्स का, ब्राह्मण, इनके साथ भी अपनी पावर ये राजा महाराजा शेयर करते थे। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये इनके एसोसिएशन और ये शेयरिंग और ये नाम वाम क्यों? क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। कैसा प्रशासन था? पहले तो प्रशासन में जाना कि राजा महाराजा ने अपने को अच्छी अच्छी उपाधि दी, बड़ी बड़ी उपाधि। दूसरा हमने क्या देखा भाई? पावर शेयर किसके साथ करते थे? सामंत वगैरह के साथ, और पीजेंट, ट्रेडर, ब्राह्मण वगैरह के साथ अपनी पावर शेयर करते थे। आया समझ में? इतना आ गया ना? ठीक है। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce. अब भाई हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रोड्यूस, कमाई कैसे होती थी? कमाई कैसे होती थी? इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कौन थे? चीजें प्रोड्यूस करने का काम कौन कौन करते? जैसे पीजेंट। पीजेंट क्या करेगा? अनाज उगाएगा ना, फसलें बोएगा, अनाज आएंगे, तरह तरह के अनाज आएंगे, ठीक है। कैटल कीपर, भाई जो कैटल, जो गाय भैंस बकरी को कीप करेंगे, उनसे क्या आएगा? उनसे भाई दूध वगैरह, दही वगैरह, ये सारी चीजें मिलेंगी। अंडे, पोल्ट्री, जैसे ये और भी चीजें हो गई, कोई मुर्गी वगैरह, तो ये सब की चीजें होंगी। तो ये क्या है? इन सब से प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा? आर्टिसंस, ये सब क्या करे? प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। तो क्या होता था? हुवर ऑफन, अब ये जो प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, अब इनसे क्या होता था? इन्होंने प्रोड्यूस करने का काम कर लिया, तो हुवर ऑफन persuaded or compelled to surrender part of what they produce, भाई उनको सरेंडर करना पड़ता था अपने हिस्से का। जैसे फॉर एग्जांपल 100% उन्होंने कुछ भी उगाया है, करा है, अनाज है, तो या तो 30% उसमें से या 40% क्या करना पड़ता था भाई? देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? किंग्स वगैरह को दे दिया, है ना, राज्य में दे दिया कि भाई आप जो है अपना टैक्स के फॉर्म में आप हमें दे रहे हैं, तो इतना % भाई चला गया, तो सरेंडर करना पड़ जाता था। या फोर्स ऐसे करते थे राजा महाराजा लोग, या उनकी जो है उनके अंडर काम करते सिपाही वगैरह, कहते होंगे, रूल्स ऐसे होंगे कि आपने जो भी प्रोड्यूस किया है तो आप क्या करिए, उसका कुछ % जो पार्ट है, लिखा है ना यहाँ पे, जो सरेंडर करे पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, मतलब जो भी आपने प्रोड्यूस करा है, जैसे 100%, तो उसका कुछ पार्ट हमें दे, ठीक है, ओके। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, और इनको क्या मान के क्लेम करा जाता था? क्या मान के ऐसे मांगा जाता था कि भाई आप रेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आप रेंट दे रहे हैं। क्या है रेंट? ये जो ऐसे 30 to 40% आप दे रहे हैं, हमें आप रेंट की तरह, ये जो प्रोड्यूस है आप ये समझ लीजिए कि आप हमें किराया दे रहे हैं। Due to a lord who asserted that he owned the land, revenue was also collected from traders. ऐसा क्यों? ये रेंट की तरह क्यों क्लेम करते थे? रेंट की तरह इसलिए क्लेम करते थे कि इनका मानना था कि भाई ये लैंड के ओनर, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, जिस जमीन पे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आर्टिसन हैं आप, या आप कैटल कीपिंग कर रहे हैं, जमीन किसकी है? वो तो राजा की जमीन है ना। तो राजा की जमीन पे हो तो रेंट दो, किराया दो। तो भाई इस बेसिस पे उन बेचारों को किराया देना पड़ता था कि भाई हाँ, हम तो राजा महाराजा की, आखिर है तो खेती, मतलब है तो जमीन उन्हीं की अल्टीमेटली। हम कुछ भी कर लें, कितना भी उगा लें, हम ये बोल लें हमारी मेहनत है, बट जमीन किसकी? जमीन तो उसी की, राजा की। तो क्या करना पड़ता था भाई? रेंट देना पड़ता था। और रेवेन्यू किससे कलेक्ट होता था? रेवेन्यू जो है ट्रेडर से भी कलेक्ट किया जाता था। ये तो हमने किनका पढ़ा? आर्टिसंस हो गए, कैटल कीपर, इन सबसे। तो रेवेन्यू जो हो गई ये ट्रेडर से भी कलेक्ट किया जाता था। इतना आया समझ में कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि भाई काफ़ी सारी उपाधि ली, चलिए ठीक है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो है प्रोड्यूस, जो उनका टैक्स हो गया, रेंट हो गया, या जो भी रेवेन्यू किनसे लेते थे भाई? जो प्रोड्यूस करते थे। प्रोड्यूस कौन कौन कर रहा है? जैसे कैटल कीपर हो गए, आर्टिसंस हो गए, है ना, पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स वगैरह से क्या लिया जाता था? रेंट, रेवेन्यू लिया जाता था। आया समझ में इतना? चलिए, these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. अभी रिसोर्सेज है भाई, जब इतना ले रहे हैं, अनाज वगैरह बेचेंगे, जो भी करेंगे, तो क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं ताकि ये जो रिसोर्सेज है ना, ये किस लिए यूज होगी? फाइनेंस करने के लिए। यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट। भाई कैसा, क्या एस्टैब्लिश करेंगे? जैसे कंस्ट्रक्शन और टेम्पल्स ऑफ फोर्ट्स, मतलब जो भी किंग्स अपना जो भी एस्टैब्लिश कर रहा है, कुछ भी चीजें स्थापित कर रहा है, नई नई, है ना, अपना किंगडम स्थापित कर रहा है, तो जो जनता से रेंट के तौर पे, रेवेन्यू के तौर पे जो भी प्रोड्यूस मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही है, वो कहाँ यूज करते हैं? जो है किंगडम के एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, फोर्ट वगैरह, किले वगैरह के काम के लिए, टेम्पल्स वगैरह बनाने के लिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से तो आता था, कर के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, रेंट के रूप में, किससे? जनता से लिया जाता था, उसी का यूज करके एस्टैब्लिशमेंट होता था पूरा। आया समझ में? They were also used to fight wars
which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. अब क्या होता था भाई, फाइट्स वगैरह भी लड़ते थे राजा, फाइट्स लड़ते थे, क्या होता था, they were also used to fight wars. फाइट्स वगैरह लड़ेंगे, चलिए अच्छी बात है। क्यों लड़ते थे, इसीलिए ताकि भाई जो दूसरा, अगर किसी का बहुत संपन्न राज है, बहुत संपन्न राज है, तो भाई क्या होगा, अगर वो जीत जाएंगे तो भाई उसकी वेल्थ, उसका पावर, वो सब हमें मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, उसके जो भी हाथी घोड़े हैं, जो भी उसकी वेल्थ है, उसका जो जगह है, वो सब हमें मिल जाएगी। तो क्या करते थे भाई, अपना जो है एक्सेस हो, ट्रेड रूट्स वगैरह सारा सब हमको मिल जाए, तो ये लोग क्या करते थे भाई, इसके थ्रू भी इनका एक्विजिशन मतलब कमाई चलती थी। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी आएगा, लड़ाई वगैरह ये सब कैसे लड़ी, सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। इतना आया समझ में कि कैसे उन्होंने पहले तो रेंट वगैरह रेवेन्यू ले रहे हैं, साथ में ये रेंट रेवेन्यू यूज कहाँ होता था, ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए यूज होता था, मंदिर बनना, किले वगैरह का काम या कुछ भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है उसके यूज हो रहा है। साथ में ये लोग वॉर वगैरह भी लड़ते थे, फाइट वगैरह भी लड़ते थे, ताकि वेल्थ हासिल हो सके, दूसरे राजा की है ना, उसका राजपाट हासिल हो सके, तो किसके काम आए, ये इनके काम आए, ठीक है, ये लोग फिर अपने राज्य को और अच्छा करें। आया समझ में इतना, चलिए। The functionaries for collecting revenues were generally recruited for influential families. अब क्या था भाई, जो फंक्शनरीज थी, फंक्शनरीज जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे, वो क्या करते थे, वो जनरली इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। कहाँ से थे, इन्फ्लुएंशियल फैमिली। एंड पोजिशंस वर ऑफन हेरिडेटरी। ये हेरिडेटरी का मतलब पता है, पता ही होगा, किस किस को पता, चलो कमेंट में बताओ। हेरिडेटरी का मतलब पता तो होगा, पहले इसको समझो क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हेरिडेटरी मतलब वंशज, मतलब अगर किसी का बेटा तो फिर उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे कर करके ये पोजीशन हेरिडेटरी थी। क्या पोजीशन थी, रेवेन्यू कलेक्ट करने की। तो ये काम कौन करते थे, बहुत ही समझदार इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोगों को अपॉइंट किया जाता था कि भाई आप रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करो। क्यों, क्योंकि बड़े ही अच्छे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज मतलब प्रभावी फैमिली जिसकी समाज में इज्जत हो, जो पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे हो, जिनको सब समझते हो, जिनको नॉलेज हो, तो क्या है, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के, अच्छी अच्छी फैमिलीज के लोग थे, जिनको किस पोजीशन में रखा जाता था, भाई आप रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करो। और ये पोजीशन कैसी थी, हेरिडिटरी रहती थी। चलिए ठीक है, दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। ऐसे ही आर्मीज में भी होता था। कैसा होता था, इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। मतलब आर्मीज में ऐसा होता था कि जैसे राजा का साला हो गया, राजा के मौसा जी हो गए, राजा के चाचा, भाई भाई जो भी है, कजन, तो जो भी है उनको अपॉइंट कर दिया जाता था मिलिट्री में। किसी को सेनापति बना दिया है, किसी को कुछ बना दिया, किसी को सेना में, जो भी उनको लगता था अपने रिलेटिव्स को अपॉइंट कर देते थे। तो ऐसे ही सेम जैसे हमने पढ़ा ना, इसमें क्या होता है, हेरिडेटरी, ऐसे ही इसमें भी होता था। आर्मी को सिलेक्ट करने के लिए भी राजा महाराजा ऐसा कर लेते थे। आया समझ में, आया ना। ये क्या चल रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है कि कैसे चीजें चलती थी। एडमिनिस्ट्रेशन में यही तो होगा कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना, काम काज कैसे चलना, टैक्सेस वगैरह, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। अब हम देखेंगे 400 टैक्सेस, इसके बारे में क्या है ये 400 टैक्सेस, क्या चीज है ये 400 टैक्सेस, देखते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोल्स हु रूल्ड इन तमिलनाडु रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। जो इंस्क्रिप्शंस थे, इंस्क्रिप्शन मतलब इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो हार्ड सर्फेसेस पे लिखे जाते हैं। क्या होते हैं इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हार्ड सर्फेसेस पे लिखा जाता है, जैसे स्टोन हो गया, मेटल पे हो गया। तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस किसके मिले, चोल साम्राज्य के कुछ इंस्क्रिप्शन मिले होंगे। हु रूल्ड इन तमिलनाडु, कहाँ रूल करते थे चोल साम्राज्य, फटाफट से लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चोल के बारे में पूरा रहेगा, हम पढ़ेंगे। तो चोल कहाँ रूल करते थे भाई, तमिलनाडु में। कहाँ रूल करते थे, तमिलनाडु। रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। उनका क्या था कि भाई अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे ना, उनके लिए उन्होंने 400 से ज्यादा भी टर्म्स वो यूज करते थे उन टैक्स को रिफर करने के लिए। ठीक है, कितने ज्यादा, 400 से भी ज्यादा, आप समझ रहे हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी। और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली मेंशन किया जाता था, जिस टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती थी, वो था वैती। जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता था, कौन सा था वो टैक्स, वो था वैती टैक्स। आया समझ में, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वैती। अब ये वैती का क्या मतलब है, वेती का मतलब है टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड कदमई और लैंड रेवेन्यू। किस फॉर्म में लिया जाता था ये भाई, कैश, आपसे कैश नहीं चाहिए, आपसे कैश नहीं लेते थे, आपसे क्या लेते थे, आप मजदूरी कर लो, फोर्स लेबर कर लो, जिसको कदमई भी बोलते थे, और लैंड रेवेन्यू, लैंड के फॉर्म में आप रेवेन्यू देते, तो ये सब कर लो, हम आपसे कैश नहीं लेंगे, कैश के बदले आप भाई मजदूरी का काम कर लो, लैंड रेवेन्यू दे दो। तो ये होता था वैती टैक्स। कहाँ की बात हो रही है, चोल साम्राज्य की, जो कहाँ था, तमिलनाडु में। There were also taxes on thatching the houses, the use of a ladder to climb palm trees, assess on succession to family property, etc. आया समझ में, क्या क्या था भाई, टैक्सेस वगैरह किसमें, थैचिंग, थैचिंग द हाउसेस, हाउसेस का क्या, पाड़ वगैरह, छप्पर वगैरह लगाना। आया समझ में, मतलब छप्पर लगा रहे तो उसमें टैक्स दे दिया। दूसरा क्या था, दूसरा था लैडर यूज करना,
क्लाइम करते टाइम, मतलब जैसे अगर आप ताड़ के पेड़ में, पाम ट्री में आप क्या कर रहे हो, क्लाइम कर रहे हो, उसमें लैडर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है भाई। साथ में सेस देना पड़ता था, सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब फैमिली की प्रॉपर्टी में अगर आपको लग रहा है ऐसा सक्सेसर हो, आप जो भी हो, आपको प्रॉपर्टी मिल रही है इस टाइप की, तो आपको उसमें भी सेस देना पड़ता था। ये कहाँ का रूल है, ये हम 400 टैक्सेस, जो अलग अलग टाइप के नाम, अलग अलग टाइप के टैक्सेस के लिए, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। कहाँ की, चोल साम्राज्य की। याद हुआ, आया समझ में कि नहीं आया, आया ना। तो एक बार देखें एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रिपीट करें फटाफट से, वो करते हैं, रिवाइज करते हैं भाई एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले राजा महाराजा ने क्या करा, अच्छी अच्छी उपाधि दी, हाई साउंडिंग टाइटल्स खुद को दिए। चलो अच्छी बात है, दे दी तो क्या कर सकते भाई, उनको लगा दे दिए। उसके बाद क्या करा कि जैसे ये किस किस के साथ मतलब पावर शेयर करते थे, सामंत जो सबऑर्डिनेट के साथ हो गया, साथ में जो पीजेंट हो गए, ट्रेडर, इनके एसोसिएशन के साथ ये लोग काम करते थे, मतलब इनके साथ पावर शेयर करते थे। और क्या करते थे कि भाई जो भी प्रोड्यूस निकलता था इनके शहरों, इनके स्टेट पे प्रोड्यूस करने का काम कौन करता था, प्रोड्यूसर्स कौन थे, जैसे पीजेंट हो गए, कैटल कीपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए। तो जो भी प्रोड्यूस होता था तो कुछ रेंट के फॉर्म में या कुछ हिस्सा ये लोग बोलते थे हमें दे दो, सरेंडर कर दो आप हमारे, क्योंकि लैंड में आप काम कर रहे हो, तो रेंट के फॉर्म में आप हमें क्या दे दो, आप हमें अपने कुछ हिस्सा दे दो रेंट के फॉर्म में। और साथ में रेवेन्यू किससे कलेक्ट करते थे, ट्रेडर से भी कलेक्ट करते थे, ठीक है भाई कलेक्ट करेंगे। अब कलेक्ट करके क्या करेंगे, तो कलेक्ट करके क्या करते थे, अपने राजा अपने स्टैब्लिशमेंट के लिए, जैसे अपना जो भी इसको राजपाट को स्टैब्लिश करना, स्थापित करने के लिए जो भी चीजें लगती होगी रिसोर्सेस, तो इन्हीं पैसों से, इन्हीं चीजों से यूज करता होगा। साथ में किले वगैरह का कोई काम करा लिया, टेंपल्स को कंस्ट्रक्ट करा लिया, ये सब का क्या इन्हीं पैसों से होता था। देन वॉर्स वगैरह भी लड़ते थे। वॉर्स में क्या होगा, वेल्थ मिलेगा, अगर किसी को हरा देंगे राजा को तो उसकी धन संपत्ति किसके पास आ जाएगी, भाई जो जीता है। तो ऐसे भी करके लोग का अपना जो चीजें चलती थी, कमाई वगैरह चलती थी, ठीक है। देन रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भाई इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोगों को रखा जाता था, जो पोस्ट कैसी होती थी, हेरिडिटरी, मतलब अगर बाप फिर उसका बेटा, ऐसे करते करते इन्फ्लुएंशियल फैमिली वाले लोगों को क्या रखते थे कि भाई आप रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करेंगे। सेम ऐसी आर्मी में भी करते थे कि आर्मी में भी कैसे रखते थे, आर्मी में भी रखते थे अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपने मामा चाचा फूफा वगैरह ताया जो भी है इनके, उनको आसपास रखते थे कि भाई आप हमारी आर्मी में रहिए, अपने रिलेटिव्स को रखते थे। देन क्या था, 400 टैक्स पड़ा। 400 टैक्स कहाँ के थे, अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, उनके अलग अलग नाम थे, 400 लगभग जितने नाम थे। कहाँ के, चोल एम्पायर। सबसे फेमस टैक्स कौन था, वेटी टैक्स था। वो क्या दिया जाता था, किसमें, वो कैश के फॉर्म में नहीं लिया जाता था, उसमें क्या होता था, जैसे लेबर का काम कर लो या आप क्या कर लो, आप अपने लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में देते, तो वो टैक्स का फॉर्म होता था, वेटी टैक्स इसको बोलते थे। कहाँ पे, चोल साम्राज्य में। आया इतना समझ में, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ, तब आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। हो गया ना, हो गया तो फटाफट से कमेंट में मुझे बताओ, फटाफट से कमेंट बताओ और लाइक करो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। कर दिया लाइक, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बड़ा ही प्यारा था, जिसमें होती तारीफा, और तारीफा करेंगे, तारीफ करेंगे तो लैंड मिलेगा, ठीक है। याद आया कुछ, हम प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रशस्ति और लैंड ग्रांट। सबसे पहले ही कह दिया कि प्रशस्ति में भाई जो डिटेल होती है ना, जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो, लिटरली ट्रू हो। लिटरली मतलब, लिटरल मतलब समझते हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बिल्कुल जो लिखा है लिटरली ट्रू हो, ऐसा जरूरी नहीं। किसकी बात हो रही, प्रशस्ति की बात हो रही, चलो ठीक है। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जांपल। मतलब और हमें क्या बताता है, इसमें हमें ये पता चलता है कि रूलर्स खुद को क्या दिखाना चाहते हैं, खुद के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हम जीतते हैं हमेशा, हम अच्छे वॉरियर हैं, योद्धा हैं। तो ये अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें रूलर्स बताना चाहते हैं, किसमें, अपनी प्रशस्ति में। तो प्रशस्ति में यही मेंशन है। बट प्रशस्ति रियली लिटरली ट्रू हो, ऐसा जरूरी नहीं। These were composed by learned Brahmins। ये प्रशस्ति कौन कंपोज करते थे भाई, अच्छे पढ़े लिखे learned Brahmins। किसका काम था ये प्रशस्ति को कंपोज करना, ब्राह्मण्स करते थे, ठीक है। Who occasionally help in the administration। जो किस में हेल्प करते थे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा ना, हमने इतना सारा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा ना प्रशासन में, तो उसमें भी काम करते थे, हेल्प करते थे, ठीक है। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। किंग्स कैसे रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मण्स को भाई, लैंड दे देते थे। अब लैंड, जो ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण ने लिखी प्रशस्ति। क्या लिखा ब्राह्मण ने प्रशस्ति लिख दी तारीफ में। जरूरी नहीं कि लिटरली ट्रू हो, तो यही कंपोज करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी साथ दे रहे, तो क्या करते थे राजा महाराजा, इनको लैंड ग्रांट कर देते थे भाई, जो भूमि वगैरह ग्रांट कर देते कि लीजिए आपने तो तारीफ कर दी है मेरी, आपने मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिख दिया, ये लीजिए मेरे पास, मैं आपको अपनी जमीन आपके नाम करता हूँ, चलिए ठीक है, ओके। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स व्हिच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। ये किस में दी जाती थी
किसमें और रिकॉर्ड किया जाता था इन्फॉर्मेशन, ये कॉपर प्लेट्स में रिकॉर्ड किया जाता था। किसमें भाई, कॉपर की प्लेट में रिकॉर्ड किया जाता था। जो किनको मिलती थी कॉपर प्लेट्स, उनको मिलती थी जिनको ये लैंड रिसीव होता था। ये लैंड जिनको रिसीव होता था उनको ये कॉपर प्लेट मिलती थी। लैंड किनको रिसीव होता था, ब्राह्मण्स को देते थे राजा महाराजा। क्यों, ब्राह्मण से प्रशस्ति लिखते थे, अच्छी तारीफ लिखते थे राजा महाराजा की, भाई वो अच्छे वॉरियर हैं, ये हैं वो हैं, साथ में क्या कैसे थे, वैलियंट, विक्टोरियस और वॉरियर टाइप के, तो उनकी तारीफ में। इतना है समझ में। ये है हमारी कॉपर प्लेट, इसको देखिए। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी। ये कॉपर प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, पूरी दिख रही है। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी। मतलब कोई 9th सेंचुरी के रूलर है। कॉपर प्लेट्स में इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, ये कॉपर प्लेट्स में इंफॉर्मेशन है कि भाई लैंड को ग्रांट किया जा रहा है, लैंड भूमि को देने क्या, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। किसमें लिखी है, आधी संस्कृत में लिखी हुई है, आधी तमिल लैंग्वेज में लिखी है। चलिए ठीक है। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद रॉयल सील। ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग दिख रही है ऐसे, ये ऐसे ऐसे जो है ऐसे जा रही है, इस टाइप की ना, इसको कागज को ऐसे पकड़ रखा है, सारे कागजों को इस टाइप की रिंग में, तभी तो अटके ये सारे कॉपर प्लेट्स, ऐसे अटका रखा है। ठीक है, चलिए लटका रखा है। तो क्या है, ये रिंग जो होल्ड कर रही है कॉपर प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद रॉयल सील। इसको किससे सिक्योर कर रखा है, दिख रही है रॉयल सील, ये रॉयल सील से ऐसे मोहर ऐसे लगा रखी। रॉयल सील मतलब रॉयल जो शाही मोहर जिसे बोलते, लगा रखी। क्या इंडिकेट कर रही है, क्यों लगा रखी है, शो पीस के तो नहीं लगा रखी, इसलिए लगा रखी है to indicate that this is an authentic document। ये क्या है, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ये आपको एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि भाई आपको ये लैंड ग्रांट किया जा रहा है, कॉपर प्लेट्स में इसकी इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको ऑथेंटिकली दिया जा रहा है चीजें, मतलब भाई प्योर है, ऑथेंटिक है। क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। आज तो हम रिटर्न में लिख लेते, भाई वकील रहते हैं जो हमारे, कौन कौन रहते हैं हमारे साथ, हमारे जो वकील वगैरह साहब रहेंगे, लॉयर्स को बुला लेते, कुछ भी लेन देन करना तो हम बोलेंगे आप बैठिए, आप ही नोट डाउन कीजिए। तो तब तो ऐसा नहीं था, तो क्या करते थे भाई, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अपनी शाही मोहर लगाई कि भाई ये राजा दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं लैंड। ठीक है, आया समझ में, एक तरीके का प्रूफ। इतना आया समझ में। चलिए, तो ये क्या था, प्रशस्तीज, लैंड ग्रांट वगैरह, आ गई चीजें समझ में। अब द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा, एक चीज और है इसके अंदर, क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट के जो है राजा रहे हैं नागभट्ट, उनके जो है अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीज। भाई जो भी रूलर्स, उनकी अचीवमेंट रहती थी, जो भी वो अचीव करते थे, अच्छा काम करते थे, उन्हें लगता था बहुत अच्छा, तारीफ के लायक है, तो क्या करते थे वो भाई, प्रशस्तीज में मेंशन करते थे। प्रशस्तीज मतलब वही तारीफ वाली बात होगी, तारीफों में मेंशन करते थे। चलिए अच्छी बात है। वन प्रशस्ती रिटर्न इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्टा अ प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। एक प्रशस्ति किसकी, एक प्रशस्ति थी जो किसमें लिखी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, ग्वालियर में मिली थी, मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक प्रशस्ति मिली थी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। वो क्या बता रही है, वो डिस्क्राइब कर रही है द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट। भाई जो नागभट्ट है, उन्होंने मतलब उनके बारे में, उनकी चीजें कैसे उन्होंने काम करे, उनके काम काज जो भी उनका चीजें रही हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो कहाँ थे, जो क्या थे, एक प्रतिहार किंग थे। कौन थे, नागभट्ट एक प्रतिहार किंग थे। उनकी तारीफ में, उनके उसमें जो भी उन्होंने काम वाम करे, जो भी उनकी चीजें रही है, उसके बारे में प्रशस्ति में लिखा हुआ है। The king of Andhra Sindh, Vidarbha, part of Maharashtra, and Kaling, part of Orissa, fell before him even as he was a prince। अब क्या है भाई, संस्कृत में जो इनकी तारीफ में प्रशस्ति लिखी है वो ये लिखी है। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था, प्रशस्ति जरूरी नहीं कि भाई लिटरली वर्ड टू वर्ड ट्रू हो, ये पढ़ा था ना हमने। तारीफ तो कौन नहीं करना चाहेगा भाई, लैंड भी मिल रहा है तो ब्राह्मण्स लिखते थे, लिटरली वर्ड टू वर्ड ट्रू हो, या राजा महाराजा, कौन अपनी तारीफ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखवाना चाहता, सभी चाहते हैं। तो जरूरी नहीं कि लिटरली ट्रू, तो ऐसे ये भी प्रशस्ति तो जरूरी नहीं कि लिटरली वर्ड टू वर्ड ट्रू हो। तो इस प्रशस्ति में क्या है कि भाई जब ये प्रतिहार किंग, कौन, नागभट्ट एक प्रिंस थे, राजकुमार ही थे, राजा भी नहीं बने थे, राजकुमार थे। ठीक है, तभी इनके सामने देखिए, आंध्र के किंग, सिंध के किंग हो गए, है ना, विदर्भ के किंग हो गए, कलिंग के किंग, इनके सामने हार गए। राजकुमार के सामने इतने सारे किंग लोगों को हार का सामना करना पड़ा, मतलब राजकुमार ने इतने सारे किंग्स को हरा दिया। तो ये प्रशस्ति में लिखा है, जरूरी नहीं कि लिटरली ट्रू हो, बट भाई प्रशस्ति में मिला है तो हम ये पढ़ रहे हैं। आया समझ में।
ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। इन्होंने भाई चक्रयुद्ध थे जो कन्नौज के रूलर थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने जीत हासिल करी। चलिए ये भी जीत गए। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वांग, पार्ट ऑफ बंगाल, अनर्थ पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किरत फॉरेस्ट पीपल, तुरुक्ष, तर्क, वत्स, मत्स्य बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। मतलब इतना सारा इन्होंने जीता। अब जीती जीत तो क्या आप समझ में आए कि प्रशस्ति में बस तारीफ, अच्छी अच्छी बातें। कहीं अगर मानो एक आध बार हारे भी होंगे या कहीं बुरी तरह बड़ी मुश्किल से भी जीते होंगे तो वो कभी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बस जीते, जीत की बातें। तो अब आपको समझ में आए प्रशस्ति में क्या रहता है भाई? तारीफ रहती है, तारीफ रहती है प्रशस्ति में। तो ऐसे ही भाई जो इन्होंने इनके बारे में किसने भाई संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है, प्रतिहार किंग थे कि इन्होंने हराया जब बच्चे थे, मतलब राजकुमार थे तभी इतने सारे राजा को हराया। ये पूरे इनके जीत के बारे में। तो प्रशस्ति हमें आपके बुक में भी मेंशन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि तारीफ बताती है कि कैसे तारीफ कर रहे हैं कि वॉरियर हैं, वैलियंट है, हमेशा जीतते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। ठीक है, आ गया समझ में? भाई आप में से कौन कौन वॉरियर है इस बात पे लाइक कर दो फटाफट से। चलिए, वॉट वॉज गिवन विद द लैंड। अब हम वापिस आते हैं, हमने जो टॉपिक पढ़ा था ना, कौन सा, ये वाला, ये पढ़ रहे थे हम कि लैंड दिया जाएगा, ये रिटर्न में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, कॉपर प्लेट्स में सारा सब मेंशन है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि लैंड में भाई ये जो मिला है तो इस लैंड में हमें क्या क्या दिया जाएगा। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। लैंड तो मिल रहा है बट लैंड के साथ साथ क्या चीज़ें हमें, जो अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे राजा कोई लैंड गिफ्ट कर रहे हैं, तो भाई क्या है कि मुझे क्या क्या मिलेगा लैंड के साथ, तो वो एक मेंशन है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोल्स। ये एक तमिल सेक्शन का पार्ट है जो किसके द्वारा लैंड ग्रांट किया गया था? चोल्स। मतलब चोल साम्राज्य में जब किसी ने लैंड ग्रांट वो लोग करते होंगे तो उनके अकॉर्डिंग कैसा क्या डिटेल्स थी वो सब हम पढ़ेंगे। किसकी डिटेल? लैंड ग्रांट, मतलब कैसा क्या ग्रांट वो करते थे, देते थे। देखते हैं। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट्स। इन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला है कि वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट्स। मतलब क्या करा भाई? मिट्टी से ऐसे ऐसे इस तरीके के इन्होंने किनारे बना दिए। मिट्टी से अर्दन, मतलब ऐसे अर्दन मतलब मिट्टी बोलते हैं ना, मिट्टी के घड़े से अर्दन पॉट बोलते हैं, ऐसी मिट्टी से इन्होंने किनार बना दिए, कॉर्नर्स बना दिए कि बाउंड्री सेट कर दी बेसिकली। ठीक है। एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस। जो थॉर्नी बुशेस को प्लांट करके, जो कांटीलेदार झाड़ी है उनके भी ऐसे करके इन्होंने एक हिस्सा, मतलब ये बता दिया कि इतना लैंड, इतना एरिया आपका है, ये हमने बाउंड्री सी बिछा दी है, लगा दी है, ये इतना एरिया जिसको लैंड मिल रहा है उसका रहेगा। ठीक है, चलिए। दिस इज वॉट द लैंड कंटेन्स। अब लैंड, उसके अंदर क्या क्या रहेगा? लैंड ऐसा थोड़ी कि लैंड मिल रहा है तो आप इमेजिन करो एक मतलब 600 स्क्वायर फीट का कोई लैंड मिल गया, अच्छा बड़ा लैंड मिल गया। अब लैंड के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी वो भी मिलेगी। देखिए, फ्रूट बियरिंग ट्रीज, वाटर, लैंड, गार्डन, orchard trees, wells, open spaces, pasture land, a village, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt ladder, land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes। मतलब पढ़ पढ़ के नहीं थक रही मैं मतलब पढ़ पढ़ के थक जा रही हूँ बेसिकली। मतलब वही मैं बोल रही हूँ, पढ़ पढ़ के मैं इतना थक जा रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें एक लैंड में मिल रही है। आप सोच लिए भाई, मज़े ही मज़े, कितनी सारी चीज़ें। उसमें आपको पॉन्ड भी मिल रहा है, आपको लैंड तो मिल ही रहा है, साथ में आप विलेज वगैरह वो है वो भी मिल रहे हैं, पेड़ पौधे भी मिल रहे हैं, साथ में क्या है, आप लेक्स वगैरह, डीप लेक, ग्रैनरीज है, कैनल्स हैं, पैस्चर लैंड है, गार्डन से ऑर्चर्ड है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज भी है। तो कितनी सारी चीज़ें जो लैंड कंटेन करेगा। कौन सा लैंड भाई? जो लैंड गिवन, जो दिया जा रहा है, जो हम पढ़े ना लैंड ग्रांट्स के बारे में, तो कहाँ का इन्फॉर्मेशन है? चोल साम्राज्य की। तो लैंड जो दिया जा रहा है उसमें इतनी सारी चीज़ें कंटेन होगी, मिलेगी। आया समझ में? आया ना? चल। He who receives the land can collect taxes from it। अब क्या बात ये भी है, क्या बता रहे हैं कि भाई जो लैंड जिसको मिलेगा ना, ये बढ़िया सा लैंड जिसमें इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स भी मिल रही है, वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है उस लैंड में से। मतलब उस लैंड में जैसे गांव रहेंगे तो लोग रहेंगे, तो जो भी टैक्स वगैरह लगा करेगा लोगों में, तो वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। कौन? जो इस लैंड का स्वामी होगा, जो इस भूमि का स्वामी होगा, जिसको हमने लैंड ग्रांट कर दिया, अब वो जाने उसको टैक्स वगैरह वो ले सकता है। He can collect the tax imposed by judicial officers as fines। और वो कौन से टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है? जो जुडिशियल ऑफिसर्स, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो काम करते हैं, जो लॉ वगैरह का काम करते हैं, तो अगर कुछ भी फाइन लगा रहे हैं, किसी पे कुछ भी ऐसा लग रहा है, जुर्माना लग रहा है, तो वो भी टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है? भाई जो भूमि का स्वामी है, जिसको लैंड ग्रांट हो चुका है, अब वो मालिक है। The tax on betel leaves, that on woven clothes as well as on vehicles। मतलब इतनी सारी चीज़ों में भी टैक्स जो लगता है, जैसे बीटल लीव्स हो गई है ना, और साथ में बेतल लीव्स हो गए, और क्या वोवन क्लोथ्स हो गए, और व्हीकल्स हो गए, तो इनमें भी क्या मिल सकता है? इनमें
इनमें भी भाई टैक्स मिल सकता है। चलिए ठीक है। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। भाई वो लार्ज रूम्स, बड़े बड़े रूम्स बना सकते हैं अपर स्टोरीज के, और जो ब्रिक्स से बने, ब्रिक्स जिनको बेक किया जाता है उनसे। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस, मतलब वो बड़े बड़े कुएं, ऐसे छोटे मोटे बड़े छोटे जो है स्मॉल वेल्स कुएं बना सकता है। चलिए इतनी आज़ादी भी है। ही कैन प्लांट ट्रीज, वो ट्रीज को भी प्लांट कर सकता है, बुशेस को भी। इफ नेसेसरी ही कैन गेट कैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन, अगर जरूरत पड़ेगी तो भाई वो कैनल्स भी कंस्ट्रक्ट करा सकता है। इरीगेशन पर्पज के कैनल्स की जरूरत पड़ती है, सिंचाई वगैरह के लिए, ठीक है। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड, बट उसको इंश्योर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि क्या पानी का बर्बादी ना हो, भाई पानी की बर्बादी ना हो। एंड दैट एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट, और क्या भाई एम्बैंकमेंट्स मतलब जो है बैंक वगैरह जो किनारे भी बनाए जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें भाई एक लैंड के साथ मिल रही है। आपने मतलब किसको, कौन, जिससे राजा महाराजा लैंड देते थे किसको, भाई ब्राह्मण्स को। तो इतनी सारी चीजें लैंड के साथ मिलेगी। आप ये सब कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, और अंदर तो आपको इतनी सारी चीजें मिल ही रही हैं, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, फ्रूट बियरिंग ट्रीज मिल रहे हैं, कैनल्स, और साथ में विलेजेस वगैरह। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिल रही है लैंड ग्रांट में। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. अब क्या था भाई, अनयूजुअल फॉर 12th सेंचुरी, भाई 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। जो पोएम है किस में लिखी है, संस्कृत में, मतलब लिखी हुई है किसके बारे में, भाई कश्मीर के जो किंग्स थे उनके बारे में। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम कल्हाना। वो किसने कंपोज करी थी, भाई जो ऑथर किसने, जिनका नाम कल्हाना था। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस including inscriptions, documents, eyewitnesses accounts and earlier histories to write his account. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. प्रशस्ति में क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से देखा, जैसे हमने नागभट्टा की प्रशस्ति देखी, हमने क्या देखा उसमें, तारीफ कि राजकुमार है, राजकुमार ने इतने सारे राजाओं को हरा दिया, उसके बाद ऑलरेडी भी उसके बाद भी इतने सारे नाम थे, कितने सारे राजाओं को हरा दिया। तारीफ ही लिखी, एक भी जगह लिखा कि हारे हैं या बहुत बुरी तरीके से बड़ी मुश्किल से जीते, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा, तारीफ। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि भाई जो कल्हाना है, जो जिनका नेम कल्हाना है, ऑथर है, जिन्होंने कश्मीर के राजा के बारे में लिखा, तो ही यूज द वेराइटी ऑफ सोर्सेज। वो बहुत तरह तरह के सोर्सेज यूज करते थे। सोर्सेज मतलब जिनके थ्रू कुछ भी हिस्ट्री लिखना, किसी के बारे में लिखना, इंक्लूडिंग जैसे इंस्क्रिप्शन से कुछ मिल गया उनको जानकारी, डॉक्यूमेंट से मिल गए, या कुछ भी ऐसे अकाउंट्स मिल गए है ना, तो उनके थ्रू क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन लिखते थे। एंड अर्लियर हिस्ट्रीज या पुरानी हिस्ट्री को लिखते हुए ये उनके अकाउंट में मतलब उनकी तारीफ लिखते थे राजा महाराजाओं की, ठीक है, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते थे। प्रशस्ति में क्या थी, लिख रहे हैं और तारीफ हो रही है। चलिए ठीक है। अब ये क्या करते थे, सारे सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, हिस्ट्री पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए राजा के बारे में लिखते थे। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। भाई अगर बात करें कि इसकी प्रशस्तीज की, तो अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, मतलब प्रशस्तीज के राइटर जैसे नहीं है कि बस तारीफ 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 और सिर्फ तारीफ। ये क्या करते थे भाई, अगर रूलर की कुछ पॉलिसीज है, कुछ भी ऐसा काम है, उनको क्या लग रहा है भाई जिसमें क्रिटिकल, मतलब अगर उनको आलोचना की जरूरत है, उनको लग रहा है मुझे अपनी राय देनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, तो उसमें आलोचना, क्रिटिक्स भी देते थे। क्या करते थे भाई, क्रिटिकल भी होते थे, उस चीज को लेके सोचते भी थे, उसको लेके अपनी राय भी देते थे। बस ऐसे ही नहीं है कि तारीफ तारीफ, उनको लग रहा है कुछ भी तो अपनी तरफ से उसमें अपनी आलोचना एड ऑन जो भी लगता था वो करते थे। किसकी बात हो रही, कल्हाना। कौन थे, जिसने कश्मीर के प्रिंस के, मतलब जो कश्मीर के राजा उनके बारे में लिखा था। आया समझ में। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, ये टॉपिक क्या था, कौन सा टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। क्या था इसमें भी, प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट्स में था कि कैसे तारीफ तारीफ एंड तारीफ लिखते थे, और लैंड ग्रांट्स होता था किसको, ब्राह्मण्स को। किसमें मिलता था, कॉपर प्लेट में, जिसमें शाही मोहर लगी होती थी। उसमें क्या रहता था, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट था कि भाई ये लैंड, भूमि आपकी है, भूमि के साथ साथ भूमि के अंदर जो भी चीजें आपकी, टैक्स वैक्स जो भी मिलेगा वो सिर्फ सब आपका रहेगा। आपको पानी वानी को बचाते हुए चलना है, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है, तो सब आपका। ये पढ़ा हमने नागभट्टा की प्रशस्ति देखी कि भाई कितना बड़ा चढ़ा के उनके बारे में लिखा गया है। फिर हमने किसके बारे में देखा भाई, एक पोएट कल्हाना के बारे में देखा कि उन्होंने क्या करा, वो क्रिटिकल भी रहते थे, राजा महाराजा के बारे में लिखते थे, ठीक है, बट अपनी राय आलोचना भी देते थे। नाउ हम पढ़ेंगे भाई वारफेयर फॉर वेल्थ। पैसों के लिए जो वारफेयर, मतलब वेल्थ, अपनी संपत्ति, अपना साम्राज्य के लिए जो भी लगता था उसके लिए कैसे किया। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. अगर हम ध्यान दें, ऑब्वियसली हमने ध्यान भी दिया है कि जो ज्यादातर जो डायनेस्टी, जो भी रूलिंग डायनेस्टीज भाई कुछ ना कुछ, किसी ना किसी स्पेसिफिक एरिया, अपने अपने रीजन से बिलोंग करती है। कोई तमिलनाडु से, कोई कर्नाटका से, कोई राजस्थान से, कोई हम देखे थे ना अलग अलग, कोई ईस्ट साइड से,
कोई सेंट्रल इंडिया से। तो इस टाइप की हमने देखी अलग अलग रीजन की डायनेस्टीज हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। अब अपनी तो रीजन की डायनेस्टी है, जैसे चोल एम्पायर है, अपनी तो रीजन की डायनेस्टी तमिलनाडु उनके अंडर में, ठीक है, तमिलनाडु का था उनका राज। अब उन्हें और भी जगह हथियानी है, तो क्या बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। भाई दूसरे एरियाज पे भी कंट्रोल वो रखते थे, चाहते थे। वही बात होगी ना कि अपनी प्लेट में छोले भटूरे हैं बट छोले कुलचे भी चाहिए। वही वाली बात है कि भाई अपने जो डायनेस्टीज है, अपनी जो है किंगडम सेटअप है, अपने रीजन सेटअप है, बट साथ में क्या करना है कि भाई अदर एरिया को भी कंट्रोल करना है। वन पर्टिकुलरली प्राइस एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। एक बड़ा ही फेमस, बहुत ही अच्छा एरिया, बहुत ही अच्छा किंगडम कन्नौज था, ठीक है। कन्नौज जगह थी गंगा वैली के पास, गंगा के पास। गंगा क्या है, फ्लोरिश नदी, ऑब्वियसली फ्लोरिश है। गंगा के पास एक और हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, मगध एम्पायर किसका था, बहुत फेमस, नंद डायनेस्टी का था। उसके बाद उसमें कौन सी डायनेस्टी आई, मौर्य डायनेस्टी। बहुत ही फ्लोरिश संपन्न राज्य, क्यों, क्योंकि गंगा के पास था। गंगा के पास भाई पानी, पानी में क्या अच्छी अच्छी वो पानी का मिट्टी अच्छी होना, खेती फसल सब बढ़िया, जंगल भी आसपास, तो हाथी घोड़े बढ़िया मिल रहे, हाथी वगैरह का तो बहुत अच्छा वो रहता था, तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, तो बहुत फ्लोरिश संपन्न राज था। तो ऐसे गंगा वैली के पास एक बहुत ही अच्छा राज था कन्नौज, जिसके लिए भाई क्या था, सदियां बीत गई, जिसके लिए कुछ रूलर्स थे जो भाई लड़ते झगड़ते रहते थे आपस में, मेरा है नहीं, तेरा नहीं है मेरा, ऐसे करते करते सदियां बीत गई। किसको पाने के लिए, भाई कन्नौज को हथियाने के लिए। कौन से थे भाई, पहले हो गए गुर्जर प्रतिहार, देन राष्ट्रकूटा, थर्ड पाला डायनेस्टी। मतलब पहले हो गए गुर्जर प्रतिहार, देन राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी। तो ये क्या थे भाई, इन्होंने क्या करा, ये सदियों से लड़े जा रहे हैं। किस चीज के लिए लड़े जा रहे हैं भाई, कन्नौज हथियाने के लिए, ठीक है भाई, ओके। क्या कर सकते हैं, फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, मतलब कन्नौज को हथियाने के लिए बेचारे सदियों से मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज। अब क्या था, जैसे ये लोग 3 पार्टी इंक्लूडेड थी ना, 3 पार्टी इंक्लूड थी, तो इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट historians often describe that it is a 3 पार्टी स्ट्रगल। अब क्या करा, जब लगा कि भाई 3 पार्टी एक जो है कन्नौज को हथियाने में लगी हुई है, 3 डायनेस्टी के लोग, किंगडम के लोग कन्नौज को हथियाने में लगे हैं। कौन से मेरे साथ कमेंट में लिखो फटाफट से, याद हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार्स, देन दूसरे राष्ट्रकूटास, तीसरे थे पल्लास, है ना। तो ये तीनों डायनेस्टीज कन्नौज को हथियाने में लगी हुई थी। तो ये जो सेंचुरी से करे जा रहे थे, तो हिस्टोरियंस ने इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया भाई, 3 पार्टी स्ट्रगल। 3 लग गया, 3 पार्टी तो 3 पार्टी स्ट्रगल। आया समझ में। तो क्या था भाई, इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई अपने वेल्थ के लिए वारफेयर, अपना तो राज्य है ही बट दूसरे का हथियाने के लिए भी पूरी तरह मेहनत करना और लगे रहना। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। रूलर्स क्या करते थे भाई, जो राजा महाराजा क्या करते थे, अपनी पावर को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते थे, बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, मतलब बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवा दिए, अपनी पावर को शो कर रहे हैं, है ना, अपनी वो शो कर रहे हैं कि भाई देखिए हम बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे। अगर जैसे मेरे पास पावर है, मेरे पास वेल्थ है, मेरी पोजीशन जनता जनार्दन में आसपास की जगहों पे अच्छा होने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, ठीक है। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स व्हिच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। अब क्या होता था, अब यही होता था कि भाई जब वो अटैक करते थे ना एक दूसरे के राज्य पे अटैक करते थे, सबसे पहले अटैक किस पे, मंदिरों पे ही करते थे। दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स, मतलब वो टेम्पल्स को ही अपना टारगेट बनाते थे। क्यों, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, क्योंकि भाई बहुत सारी वेल्थ मंदिरों में क्या थी, कंट्रीब्यूटेड रहती थी, अक्यूमुलेट रहती थी। लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं या राजा कोई चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, अच्छी मतलब महंगी उन्होंने सब कुछ मंदिर में चीजें करवाई हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी उन्हें लग रहा है सब कुछ सुविधाएं, या मंदिर को बहुत ही अच्छे पैसों ऐसे बहुत बढ़िया सा सुंदर सा मंदिर बनवा रखा है और लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, तो क्या है, एक्सट्रीमली रिच अक्यूमुलेटेड वेल्थ वहां रहती थी। कहाँ पे, मंदिरों में। तो अगर राजा कोई अटैक करता था ना दूसरी जगह, तो भाई उनका कहाँ था निशाना, उनका मंदिरों पे ही रहता था। कहाँ निशाना मारते थे, सीधे मंदिर पे ही अटैक करते थे। वन सच रूलर इज महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। अगर हम किसका एग्जांपल है भाई, महमूद ऑफ गजनी, वेरी फेमस, उन्होंने क्या अफगानिस्तान के थे, तो उनका एग्जांपल लेके समझेंगे कैसे भाई उन्होंने सीधे रेड करा इंडिया को और टेम्पल्स पे ही अटैक करा खूब। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि भाई क्या करते थे राजा महाराजा, टेम्पल्स को बनाते थे अपनी शौर्यता, अपनी वो दिखाने के लिए कि भाई देखिए वेल्थ पावर, बट जब दूसरे पे अटैक करते थे तब भी मंदिरों को ही टारगेट बनाते थे। क्यों, क्योंकि भाई बहुत रिच होते थे और साथ में काफी पैसा वगैरह हथियाने के लिए बहुत बढ़िया सोर्स रहता था मंदिर। He raided the subcontinent 17 times। किसकी बात हो रही, महमूद ऑफ गजनी। क्या कर रहे थे भाई, अफगानिस्तान से थे, उन्होंने 17 बार जो है इंडिया को लूटा था। कब, 1000 से लेके, हाँ ये लिखा था 1000 से लेके 1025, ठीक है भाई। विद अ रिलीजियस मोटिव, उनका क्या था भाई, एक रिलीजियस मोटिव था।
His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ गुजरात। उसका टारगेट क्या रहता था भाई, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे किसी राजा पे अटैक, किसी के राज्य पे अटैक नहीं करना, मुझे तो बस डायरेक्टली जाके मंदिर को टारगेट करना है। मेरे में नहीं है कि मैं जाऊं इतनी बड़ी सेना लेके राजा वाजा को वो करूं, नहीं, जान को कौन वो करे भाई, जाओ सीधे मंदिर लूटो, पैसा वही है, सीधे पैसा वही है। तो उसने क्या करा भाई, काफी सारे टेम्पल्स लूटे। कितनी बार तो उसने लूटा, 17 टाइम्स। भाई मजाक की बात नहीं, 17 बार। कितना हथियार होगा, कितना लूटा होगा भाई उसने, भाई डेयरिंग वाली बात है, ठीक है। उसने 17 बार लूटा। और एक एग्जांपल हम किसका देखें, जैसे सोमनाथ, गुजरात का टेम्पल है सोमनाथ, तो वहां का भी लूटा उसने। Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city of at Ghazni। अब उसने क्या कहता है भाई, बहुत अच्छी जो पैसा लेके जाता था ना, तो उसने अपनी कैपिटल, एक बहुत ही अच्छा मतलब अपने अपना क्या बना लिया, अपनी कैपिटल बना ली, अपना खुद का एक बढ़िया सा कुछ राजपाट ऐसा बना लिया। कहाँ, गजनी में। कहाँ है ये, अफगानिस्तान में। क्या करा भाई, पैसा लूटा, 17 बार आया, मंदिर खूब लूटे, डायरेक्टली मंदिर को टारगेट। कोई राजा वाजा के पछड़े में नहीं पड़ना, किसी का एरिया नहीं आता ना, एरिया तो मैं अपनी जगह पे ही बनाऊंगा, मेरा एरिया है, उसी को मैं अच्छा करूंगा, भव्य करूंगा। चोरी यहाँ से कर करके ले जाऊंगा, यहाँ से चोरी करा, वहां बनाया, यहाँ से चोरी करा, ऐसे करते करते 17 टाइम्स उसने रेड करा इंडिया को और अपनी कैपिटल बनाई। कहाँ पे, गजनी, जो अफगानिस्तान में। किसने, महमूद ऑफ गजनी ने। आया समझ में। चलिए, अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड द चामन्स, लेटर नोन एज द चौहान्स, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। अगर हम किसी और की बात करें, क्योंकि वारफेयर एंड वेल्थ की बात हो रही है, और वारफेयर एंड वेल्थ में क्या होगा, वारफेयर एंड वेल्थ में ये होगा कि भाई आपका तो है ही छोले भटूरे, बट आपको छोले कुलचे भी चाहिए। तो वही वाली बात है। अगर किसका एग्जांपल ले ले भाई, हम चौहान्स की बात ले ले। चौहान जिनको बोलते हैं, चामान्स लिखा है इसमें, जिन्होंने किस किस पे राज किया था भाई, इंपॉर्टेंट, दिल्ली और अजमेर का एरिया। किस किस एरिया में इनका राज था, दिल्ली और अजमेर का एरिया चौहान्स के अंडर था। लिखो मेरे साथ कमेंट में, फटाफट से लिख दो कौन सा एरिया किसके अंदर था भाई, दिल्ली और अजमेर चौहान्स के अंडर एरिया था। आया समझ में, बड़े आगे चलिए। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपांड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। अब भाई इच्छा किसकी नहीं होती, मैंने बोला ना छोले भटूरे के साथ छोले कुलचे खाने की भी इच्छा हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, वो चाह रहे थे भाई मैं अपना कंट्रोल क्या करूं, एक्सपांड करूं, वेस्ट से लेके ईस्ट साइड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तो थे, अब इस साइड भी जाऊं। ये होता है ना अपना डायरेक्शन, अपना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो अब यहाँ से होते हुए मैं यहाँ भी जाऊँ, ऐसी उनकी इच्छा थी, एक्सपांड करूँ, अपना राज एक्सपांड करूँ, ठीक है भाई। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यस ऑफ गुजरात एंड द गढ़वाल्स ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश। अब उनको यहाँ रोका किसने, कोई थे जिन्होंने उनको रोक दिया, अपोज कर दिया। किस किसने, जो गुजरात के चालुक्य थे उन्होंने, और साथ में गढ़वाल जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे, मतलब उन लोगों ने इनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया। कौन चाहेगा, हर कोई तो रोकेगा कि भाई ताकि हम अंडर में एक दूसरे को रोक लिया। तो जो चौहान थे जिनके अंडर क्या था, दिल्ली और अजमेर, वो अपना रूल एक्सपैंड करना चाह रहे थे कि भाई मेरा रूल जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ता जाए। तो वही उनको किसने रोका, उनको जो गुजरात के चालुक्य ने रोका, अपोज करा, और गढ़वाला जो कहाँ के थे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। द चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। कौन थे चौहान रूलर, पृथ्वीराज थर्ड थे, 1168 से लेके 1192, ठीक है। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी। इन्होंने भाई एक अफगान रूलर थे जो सुल्तान मोहम्मद गौरी थे, 1191 में उनको क्या करा था, हराया था, ठीक है भाई। बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192, बट जस्ट 1192 में उन्होंने क्या करा, उनसे हार गए। किनसे हार गए, मोहम्मद गौरी से। लिखा है ना, मोहम्मद गौरी को पहले उन्होंने हराया, जो अफगान रूलर थे। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। देन वेरी नेक्स्ट, बिल्कुल दूसरे ही साल में, नेक्स्ट ईयर में ही उनसे हार गए थे। पता है इनकी क्या खास बात है भाई, पृथ्वीराज चौहान की, ऐसा कहा जाता है कि इन्हों क्या शब्द बेदी बाण का बहुत अच्छा नॉलेज था। मतलब आप मूवी में देखना, अगर इनकी आंख में पट्टी बांध दो ना, अगर कुछ आवाज आ रही तो बोलिए करेक्ट निशाना लगाते थे। बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत स्किलफुल, बहुत टैलेंटेड, बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे पृथ्वीराज चौहान। मेरा तो बताऊं ना, मेरा तो बहुत फेवरेट सीरियल था, मैं बहुत देखती थी नानी के जाके, मुझे बहुत ज्यादा पसंद था वो सीरियल। आप भी देखना, नहीं देखा हो मूवी देखना, बहुत मजा आएगा। सो इसी के साथ आपका जो है पार्ट फर्स्ट किसका, कंप्लीट चैप्टर रिविजन का पार्ट फर्स्ट एंड होता है। पार्ट सेकंड में हम बाकी की चीजें जानेंगे, हम किसकी तरफ ध्यान देंगे, जो चोल एम्पायर, उस पर पूरा उसकी जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आया समझ में। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटीज में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखिए, सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी। अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आइएगा, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।